सारंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बाजार दर्शन पाठ को पढ़ेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां जहां से सवाल बनते हैं या जो इस पाठ के कठिन पोर्शन है, वो जो कठिन हिस्सा है पाठ का, जहां समझने में हमको दिक्कत होती है, हम उन बिंदुओं पर, उन पैरों पर या उन पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। कल हमने इसकी समीक्षा देखी थी, आज इस पाठ को हम देखते हैं। तो पाठ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और चूंकि पाठ लंबा है तो पूरे पाठ को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हम जो है इस पाठ को कुछ हिस्सों में परिवर्तित करेंगे और उन विशेष पैरों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि बाजार दर्शन जो पाठ है, इस पाठ की शुरुआत यहां से होती है कि लेखक के एक मित्र हैं, वो खरीदारी करने के लिए गए हुए हैं। खरीदारी करके लौटते हैं अपनी पत्नी के साथ। खरीदारी करके जब जैनेन्द्र के मित्र लौटते हैं तो जैनेन्द्र पूछ रहे हैं कि यह क्या, तो वो इशारा करते हैं कि पत्नी साथ थी, यह जो साथ थी। उनका आशय है कि पत्नी साथ थी इसलिए खरीदारी ज्यादा हुई। जैनेन्द्र बता भी रहे हैं कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता ही प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं माया जोड़ूं? अर्थात यह बात जैनेन्द्र बताना चाह रहे हैं कि जो खरीदारी का काम है, जो घर में माया जोड़ने का काम है, जो घर के साजो सामान, घर में जो साजो सामान इकट्ठा हो रहे हैं, वो स्त्रियां उस अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, कभी बिटिया की शादी के लिए, कभी लड़के की पढ़ाई के लिए, जो कुछ अच्छी चीजें होती हैं वो बाजार से खरीद के लाती है। या अगर माया जोड़ने का संदर्भ हम पैसे के ही संदर्भ में ले लें कि पैसा जोड़ने का जो काम है, तो स्त्रियां जो है अपने कठिन समय के लिए, कठिन दिनों के लिए वो उस पैसे को पाई पाई करके जोड़ती जाती है। और कह रहे हैं कि यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। मतलब स्त्रियां ही उस माया को जोड़ने का काम करती हैं। अब कबीर का इस बारे में मत है कि कहते हैं कि माया महा ठगी नहीं हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाली। अब यहां जो माया है वो धन, घर, पैसा, जेवरात, बाजारू सामान, इन सब को जो है यहां पर कबीर जोड़ने की बात कर रहे हैं। उसी माया को जोड़ने की बात यहां पर जैनेन्द्र भी कह रहे हैं। कहते हैं कि फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मतलब पत्नी को आगे खड़ा किया जाता है और पुरुष जो होता है पत्नी की ओट में खड़े होकर के यह बात कह रहा है। जैनेन्द्र के जो मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यह मेरी पत्नी मेरे साथ न होती तो संभवतः हम इतनी खरीदारी न कर रहे होते। लेकिन इसके पीछे जो एक और तथ्य है, एक और तत्व है, वह है मनी बैग, पैसा। यदि पुरुष स्त्री को पैसा न दे तो संभवतः इस तरह खरीदारी स्त्रियां न कर पाएंगी। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अगर पैसा अतिरिक्त है तभी अतिरिक्त खरीदारी हो, और इसी अतिरिक्त खरीदारी से बचने के लिए जैनेन्द्र यहां इस पाठ को लिख रहे हैं। जब जब हम अपनी आवश्यकताओं के पार जाकर किसी काम को करते हैं, जब जब हम अपनी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते हैं और आवश्यकताओं से अतिरिक्त किसी सामान को घर लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं जैनेन्द्र को ये लग रहा है, या हम सबको अगर कायदे से सोचे तो ये महसूस होता है कि सामान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी सामान हमारे घर में आया, और वो इसलिए आया क्योंकि हमारे पास पैसा अतिरिक्त था, और कहीं ना कहीं वो अतिरिक्त पैसा हमें उस वस्तु को घर ला करके हमें प्रदर्शन का अवसर दे रहा है।
और इसी प्रदर्शन से जैनेंद्र बार बार बचने की बात कर रहे हैं। कहते हैं पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पैसा है, क्या खाक पावर है? भाई अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो उसका प्रदर्शन करेगा, गाहे बेगाहे वो उसका प्रदर्शन होगा ही। कभी वो सोने के गहने पहनेगा, ऊपर की 2 बटन खोल देगा, सोने की मोटी मोटी चेन दिखाएगा, कभी 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनेगा, कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेगा, कभी सुंदर घर बनवाएगा। और ये क्या है? ये वो चीजें हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि का अंदाजा स्वतः लगा लिया करते हैं। भाई हम और आप किसी के बैंक के हिसाब को नहीं देख पाएंगे, किसी के बैंक खाते को देखना भी एक तरह से बुरी बात मानी गई है, किसी की कमाई पूछना बुरी बात मानी गई है। तो हम जो है लोगों की आर्थिक समृद्धि का अंदाजा उनके इस बाह्य आवरण से सहज रूप में लगा लिया करते हैं। जैनेंद्र इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले पैरे में कह रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संयमी होते हैं, वो पैसे को फिजूल खर्च नहीं करना चाहते। बहुतेरे ऐसे बुजुर्ग हमारे और आप के इस मध्यम वर्गीय समाज में रहते हैं जहां वो पाई पाई पैसे को जोड़ रहे हैं, जहां वो ये सोच करके उस पैसे को जोड़े जा रहे हैं कि वो पैसा हमारे कठिन समय के लिए आएगा। वो कभी बेटी की शादी में खर्च होगा, कभी बीमारी में खर्च होगा, कभी पढ़ाई में खर्च होगा, कभी किसी अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में खर्च होगा जहां पैसे की वास्तव में जरूरत है। तो बहुतेरे ऐसे लोग समाज में हैं जो पैसे का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, पैसे को बड़े अनुशासित तरीके से वो व्यवहार में लाते हैं अपने कठिन समय के लिए, अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए, और कई बार उनकी ये रणनीति उनके जीवन के लिए बड़ी कारगर साबित होती है, सिद्ध होती है। आगे जैनेंद्र यह चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सामान आया है, ये जो खरीदारी हुई है, वो परचेजिंग पावर के अनुपात में हुई। परचेजिंग पावर के अनुपात में खरीदारी होती कैसे? हम लोग छोटे थे या हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, बच्चा ही है, और उसको मान लो कि कोई रिश्तेदार आया घर पे, वो 1000-500 रुपया, वो जिस अनुपात में आपको प्रेम कर रहा है उस अनुपात में विदाई देके जा रहा है। 1000-500 रुपया दिया, 2000 रुपया दिया। भाई नानी टाइप की कोई महिला है वो विदाई में 2000 भी दे सकती हैं, मामा टाइप के हैं वो 1000, 1500, 2000 वो भी दे सकते हैं, बुआ फूफा टाइप जो लोग हैं वो लोग भी जो है आपको विदाई दे करके जा रहे हैं, और आप जो है पैसा आने के बाद सम्राटों वाली अनुभूति आपको हो रही है, और आप बाजार के रास्ते गुजर रहे हैं और चाह पैदा हो गई, क्योंकि क्या है, पास में परचेजिंग पावर है। आवश्यकता नहीं है आपको टी शर्ट की, आवश्यकता नहीं है आपको पैंट शर्ट की, आपका पिछले महीने जन्मदिन पड़ा था, मम्मी पापा ने आपके लिए खरीदारी करी हुई थी, लेकिन फिर भी चूंकि परचेजिंग पावर कैपेसिटी आपके पास हो गई है, इसलिए आप उस खरीदारी पर बल दे रहे हैं, और यही यहां पर उस परचेजिंग पावर के अनुपात में खरीदारी है। लेखक के मित्र के पास पैसा अतिरिक्त था, इसलिए उन्होंने उन सारे पैसों का इस्तेमाल खरीदारी में किया, और अंततः कह रहे हैं कि अब जो मेरे पास लौटने के टिकट का पैसा बचा। आगे कह रहे हैं कि लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर मान रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। अब वो बाजार के बारे में बता रहे हैं। बाजार क्या है? बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, हमारे नीड के लिए है, न कि हमारे ग्रीड के लिए। वो हमारी लालच को फुलफिल करने के लिए बाजार नहीं है। हमारी आवश्यकताएं, जो सामान हमारे घर पर खत्म हो गया है, अब वो सामान नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बाजार जाएंगे। लेकिन हम बाजार इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है,
लेखक यहां पर ये बता रहे हैं कि जो बाजार का जो महत्व है उस पर उसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। पहली बात उन्होंने समझाया परचेजिंग पावर, कि खरीदारी परचेजिंग पावर के सापेक्ष हो रही है, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार हो रही है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने बताया कि बाजार का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है। बाजार का महत्वपूर्ण रोल क्या है भाई? बाजार सजा सजा कर सामान रखता है। हम और आप अपने शहर के बाजारों से होते हुए जब गुजर रहे होते हैं तो एक तो सजावट, दूसरा कोई 50% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 70% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 60% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बहुतेरे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि देखने में क्या हर्ज है, चल के देख लेते हैं। और सारा गेम गुरु शुरू होता है यहीं से। वो जो देख लेते हैं, ये जो भाव पनपा, वो पनपा इसीलिए क्योंकि बाजार सजा हुआ है और वो मौन रूप से आपको आकर्षित कर रहा है। वो आपका हाथ पकड़ करके दुकानदार घसीट के अपने दुकान में लेके नहीं आ रहा है। वो इस कदर सजा हुआ है, उसकी रणनीति इतनी चुपचाप, इतने मौन, इतने मूक तरीके से बनी हुई है कि हम और आप केवल उस होल्डिंग को देखते हैं कि फला दुकान पर 70% का डिस्काउंट है, फला दुकान पर 50% का डिस्काउंट है, बड़ा सुंदर सुंदर सामान लगा हुआ है, एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, चल के देख लेते हैं। और हम फंसते यहीं पे। हम गए देखने, तो देखने गए तो चाह पनपी, और चूंकि परचेजिंग पावर है तो भी हम खरीद के लाएंगे, और नहीं है तो कसक पैदा होगी और प्रथम दृष्टया हम उधार लेने का प्रयास करेंगे और फिर खरीद के लाएंगे। आगे कहते हैं कि मैंने मन में कहा कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आग्रह जो है वो तिरस्कार जगाता है। कह रहे हैं कि अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। अब ये बात समझने की है कि बाजार का आमंत्रण मूक कैसे है, कैसे बाजार आपको चुपचाप बुला ले रहा है। मैंने बताया कि बाजार इस कदर सज रहा है, वो इस कदर अपनी कभी सामानों की सजावट की वजह से, कभी प्रकाश व्यवस्था जो लाइटिंग होती है उसकी वजह से वो इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक लगता है कि हम और आप बेवजह खींचे चले जाते हैं। और उसने हमें और आपको चिट्ठी पत्री और व्हाट्सएप और ईमेल देकर के नहीं बुलाया, वो बस इतना सुंदर सजा हुआ है जैसे कोई पुरुष या कोई स्त्री बड़ा सुंदर हो तो एक बार भी उससे बात करने को जी होता है। बाजार भी उसी सुंदर पुरुष या युवती की तरह से दिख रहा है कि मानो एक बार देख लेने में क्या बुरा है। वो बुला नहीं रहा है, हमारे और आपके भीतर वो चुपचाप अपने सौंदर्य से वो चाह पैदा कर दे रहा है कि हम और आप शांतिपूर्वक उसे देखने को आतुर हो जाते हैं। और सारा गेम यहीं से शुरू होता है, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक है, मूक का मतलब मौन, चुपचाप, और उससे चाह जगती है, इच्छा पैदा कर दिया उसने अपने सौंदर्य से। आप गए देखने, आपके भीतर चाह जग गई, और चाह का मतलब अभाव। ये वो अभाव है कि सामान है आपके पास। मैंने अभी उदाहरण दिया कि आपका पिछले महीने जन्मदिन था, पैंट शर्ट मम्मी पापा ने खरीदा है, कपड़े खरीदे गए हैं, लेकिन उसे देखने के बाद आपके भीतर आतुरता बढ़ गई कि यह भी हमारे पास होना चाहिए। यही है तृष्णा जिसकी कल मैं चर्चा कर रहा था।
चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। परिमित मतलब सीमित है, और इस बाजार में कितना अतुलित है, कितना अथाह है, और अधिक सामान हम खरीद के ले आए। कोई अपने को न जाने तो बाजार का या चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। जैनेन्द्र यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। यहां से एक सवाल बनता है कि बाजार असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। कैसे? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर सिद्ध करें। पाठ के आधार पर सिद्ध करें। अब यह सवाल अगर हमसे पूछ दे रहा है परीक्षा में, तो इसका जवाब हम कैसे दें कि बाजार असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। जब भी हम उत्तर में क्या लिखेंगे? जब भी हम बाजार के साथ संतुलित होकर व्यवहार नहीं करेंगे, जब भी हम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हम बाजार अपनी आवश्यकता के सापेक्ष नहीं जाएंगे, तब बाजार हमें परेशान करेगा। तब बाजार हमारे भीतर अभाव को पैदा करेगा। तब बाजार हमारे भीतर चाह को पैदा करेगा, हमें विकल बनाएगा, हमें व्याकुल बनाएगा, हमारे भीतर वो तृष्णा पैदा करेगा, हमारे भीतर वो चाह पैदा करेगा, और ये तृष्णा, ये चाह, ये अभाव हमारे भीतर व्याकुलता, हमारे भीतर बेचैनी पैदा करेगी। हम किसी भी तरह से उस सुंदर वस्तु को, उस अच्छी लगने वाली वस्तु को खरीदेंगे, चाहे वो हमारे पास पैसा हो अथवा न हो। उसके लिए फिर हम उधार के चक्कर में पड़ेंगे, हम कर्ज के चक्कर में पड़ेंगे, और यदि हम मौके पर, समय पर उस पैसे को वापस नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।